हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडीड आईएएस। आज हम लोग जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं और जो आर्टिकल हैं वो डिस्कस करने। तो चलिए चलते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो काशी तमिल संगम है वो जो स्ट्रेंथन हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो है वो सेकंड जो काशी और तमिल का जो एक्सटेंशन है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले भी हो चुका था लेकिन इन्होंने फिर से सेकंड स्टार्ट किया है। और ये भी बोला है कि ये जो इमोशनल और क्रिएटिव ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ है जो इमेमोरियल है, और ये जो और ऐड करता है काशी तमिल संगमम। और एक ये जो आइडिया है एक जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो आगे चल के स्ट्रेंथन ही होता रहेगा। और ये भी बोला है कि ये जो इमोशनल बॉन्ड है जो तमिलनाडु और काशी के जो पीपल के बीच में डेवलप हुआ है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो है एक सेकेंड एडिशन है काशी और ये जो तमिल और संगम का। और ये कहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड किया है और इनोग्रेट किया है, ये जो नमो घाट है वहां पे। और वहां पे मिनिस्ट्रीज भी थी, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर थे वहां पे जिन्होंने सेलिब्रेट किया, जो रीअफर्म किया और रीडिस्कवर किया कि ये जो है ना अभी से नहीं, ये बहुत पहले से एंशियंट टाइम से ये जो तमिलनाडु और वाराणसी का ये जो बॉन्ड बना हुआ है। जैसे तमिलनाडु को और काशी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वनकम करके वो ग्रीट किया। और उसके बाद ये बताया कि ये दोनों जो घर है तमिलनाडु और बनारस, ये महादेव का घर है। और ये भी बोला कि ये जो संगम है तमिलनाडु और ये जो काशी का, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। और ये इंडिया के कल्चर के फाउंडेशन को दिखाता है और ट्रांसलेट करता है कि कैसे ये जो तमिल का कल्चर है वो वाराणसी में आया, और ये जो वाराणसी का कल्चर है वो ट्रांसफर हो रहा है तमिलनाडु में। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी जो कंट्री है वो यूनाइटेड है। और इसको इन्होंने जोड़ा किससे, ये जो आदि शंकराचार्य है और रामानुजाचार्य है, जो ये अवेकन करती है हमारे नेशनल कॉन्शियसनेस को और पीपल को, और जो उनकी जर्नी थी उसको उससे। तो इंडिया जो है फिर से ये जो इमोर्टल है और जो नेशन है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो ये जो नेशन है जो कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसीलिए ये जो बहुत सारे जो है डाइवर्स जो स्टेट है उन सबको यूनाइट करके रखता है। तो यही मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो है ये आदि शंकराचार्य और रामानुजन जो है उन्होंने बॉन्ड किया था कि कैसे हमारा एक भारत और ये श्रेष्ठ भारत है। और उन्होंने और ये भी बोला कि ये जो सेंगोल का जो इंस्टॉलेशन हुआ था, ये जो अभी जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसमें सेंगोल का स्थापना किया गया है। और ये सेंगोल किस चीज का प्रतीक है, ये विक्ट्री का प्रतीक है। जो और ये भी उन्होंने बोला कि ये जो सेंगोल है जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये फीलिंग देता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, क्योंकि ये पूरा स्टेट ही एक मिलके भारत बनाता है। और इसमें जो सीएम योगी भी थे और यूनियन मिनिस्टर जो थे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी प्रेजेंट थे। और इन सब लोगों ने बोला कि ये जो, और वहां पे 1400 पीपल थे जब इन्होंने ये जो घाट पे इनॉग्रेशन किया था तब। अब चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निकल के आई है वो मैंने साइड में लिख दिया है। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप देख ले ये जो, और ये प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये काशी जो है, काशी और तमिल जो संगम है, और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि इसका जो भी मैंने जो लिखा है और जो पीडीएफ बनाया है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर आप इसका जो पीडीएफ है वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो काशी और तमिल जो संगम है, जो पीएम जो ग्रीट करते हैं वनकम, उन्होंने ग्रीट किया। और ये भी बोला काशी को भी ग्रीट किया और तमिल को भी ग्रीट किया। और उन्होंने ये पिछले साल जब ये पहला वाला जो स्टार्ट हुआ था काशी और वाराणसी का जो
तो फिर उन्होंने ये जो संगम स्टार्ट हुआ था काशी और वाराणसी का, तब उन्होंने एक भाषिणी जो एआई बेस्ड लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया था, ताकि ये जो भाषिणी क्या करेगा, जो या काशी के लोग हैं या नॉर्थ के लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज समझ पाएंगे इजिली। और ये लॉन्च कब किया गया था? 2022 में। और इसका मकसद क्या था कि ये अंडरस्टूड करे ये जो तमिल लैंग्वेज है उसको। और ये जो सेंगोल का इंस्टॉलेशन है वो क्या दिखाता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब यही है इस आर्टिकल में, जितने भी इंपॉर्टेंट वो जो टर्म थे वो हमने देख लिया। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो ये जो आर्टिकल है, ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3% बाई 2026। तो इसमें जितने भी पॉइंट है हम लोग वो देखेंगे। और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है 28, और उसमें बात की जा रही है फॉसिल फ्यूल को, जितने भी फॉसिल फ्यूल है और उसको ना फेज आउट करने की, कि कैसे वो फेज आउट होगा और कट डाउन करने की। तो ये जो हमारे ये जो फेज आउट कैसे होगा, और जैसे पूरे वर्ल्ड ने बोला है कि ये जो फॉसिल फ्यूल को वो लोग और CO2 को जो है वो लोग ये फेज आउट करेंगे तो ये 2050 तक। लेकिन इंडिया ने बोला है कि ये जो इंडिया जो है ना फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करेगी, या फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये जो 2070 तक। तो ये इन्होंने टारगेट लिया है। और अभी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में इतना बना हुआ है। और चलिए तो ये देखते हैं। और ये जो है कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है कोल पे, तो इतना ज्यादा यूज करने के बावजूद भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये जो है डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो शिफ्ट हो जाएंगे लोग, जो मेजरली कौन यूज करता है? इंडिया एंड चाइना। और इतना यूज करने के बावजूद भी 2026 तक ये लोग ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जो क्या करेगा, और ये जो है प्लेटूइंग डिमांड इन चाइना और इंडिया विल रिमेन द ड्राइविंग फोर्स। और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया, चाइना और हम लोग आगे देखेंगे कि इंडोनेशिया में होता है, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो इतना प्रोडक्शन करती है और कंजम्पशन भी इनका बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी 2026 में ये डिक्रीज हो जाएगा। और फिर ये बोला जा रहा है कि ये जो डिमांड है अभी बहुत ज्यादा है, ये जो कोल का राइज ही हो रहा है। और कितना राइज हुआ है? 1.4% 2023 में, जो सरपास कर जाएगा 8.5 बिलियन टन से, जो फर्स्ट टाइम। और वो और ज्यादा इंक्रीज होके ये जो स्टार्क डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसका जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों रेट इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन ये बोला जा रहा है कि इसमें गिरावट भी आएगी, और कितनी आएगी? 20% है। और ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 8% इंडिया में आएगा और 5% ये चाइना में आया है 2023 में। और क्यों आया है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो जनरेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसमें डिमिनिश्ड आ गया है, तो वो रुकावट आ गया है। और ये कैसे पता लगा है? क्योंकि ये जो कोल का डिमांड है वो कैसे पूरा होता है? हमारे जो और उससे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें कोल का बहुत ज्यादा यूज लगता है। लेकिन इस बार इतना यूज करने के बावजूद ये डिक्रीमेंट क्यों आया है? तो उसका रीजन हम लोग देखते हैं। जैसे अभी क्या है, ये अल नीनो का कंडीशन बना हुआ है जो लिंक करता है जो मॉनसून, जो एशिया का मॉनसून है उससे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हर जगह, अभी चाहे वो अपना इंडिया है या फिर जो फॉरेन कंट्रीज है, इवन दो हमने देखा कि 2-3 महीने पहले जो दुबई है, जो ड्राई कंट्री बोला जाता है या फिर डिजर्ट कंट्री बोला जाता है, तो उसमें भी बाढ़ आ गया था और हर तरफ पानी पानी था। और इस बार बहुत सारे साइक्लोन भी आए हैं गुजरात में। अभी रिसेंट में वो जो मिचाउंग साइक्लोन आया है, जिसकी वजह से ये जो
तेलंगाना हो गया, फिर आंध्र प्रदेश है, और ये सारे जो बहुत अफेक्टेड, और तमिलनाडु, ये जो अफेक्टेड जो स्टेट है, तो ये सारे से बहुत इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए कोल, इतना ज्यादा पानी का ही प्रोडक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो कोल का है ना कंजम्पशन उतना नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। और एक इसका रीजन है कि इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है कि यहाँ पे जो बेटर रेनफॉल हुआ है उससे, और ये भी जोड़ा जा रहा है कि अगले जो साल होंगे, जो 2024 और 2026, उसमें भी बहुत अच्छा खासा रेनफॉल होगा, तो उसके बाद जो है कोल का कंजम्पशन अपने आप कम होगा। तो इसीलिए ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2026 में कोल का कंजम्पशन कम होगा। और इसी का जो है कंटिन्यूएशन आर्टिकल देखते हैं, ये है कि इसको जो है, ये जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो डिक्लाइन हो रहा है 2026 तक। तो अभी हमने रीजन देखा कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है, और फिर उससे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर जनरेशन है वो मॉडरेट इंक्रीज हो रही है। और ये जो न्यूक्लियर जो जनरेशन है वो कौन कौन सी है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, एंड यूरोपियन यूनियन हो गया। और ये जो है कोल फायर जनरेशन जो है वो पुश कर रहा है डाउनवर्ड और ट्रेजेक्टरी फ्रॉम 2024, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो डाउनग्रेड होते जाएगा, क्योंकि रेनफॉल जितनी अच्छी होगी तो कोल का कम कंजम्पशन घटेगा, और इसीलिए कोल का डिमांड भी घटेगा। और ये जो अभी, जबकि अब बात करते हैं अभी की, ये जो ग्लोबल डिमांड है वो अभी तक इतना ही बना हुआ है और अच्छा खासा बना हुआ है। तो ये देखते हैं क्यों। तो इसका जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैंने लिख लिया है, और आई होप ये आप लोग के लिए एकदम काम का होगा, क्योंकि आप लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं इसी तरह स्लाइड पे लिख के आपको बताऊं, या फिर जो इस जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका हैंड रिटन नोट्स बना करके फिर मैं आपको आपसे डिस्कस करूं। तो ये आप प्लीज हेल्प कीजिएगा मेरा, और कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे नोट्स बना करके फिर आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, या फिर ये इसी तरह मैं स्लाइड में लिख करके फिर आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, क्योंकि कोल का ज्यादा खर्च इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता है, और स्टील मेकिंग में होता है, एंड ये जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसमें होता है। तो और ये जो उससे और इस ये ही तीनों रीजन है जिसके कारण ये जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका इमिशन होता है। तो जब ये जो कोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वाटर से या हाइड्रो एनर्जी से, चाहे जो स्टील मेकिंग है उसका भी ये जो हाइड्रो एनर्जी से ही ये बनेगा, या सीमेंट प्रोडक्शन, तो अपने आप ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी बहुत कम हो जाएगा। और जैसा कि इंडिया ने ये बोला है कि ये 2070 तक कम कर देगा अपना इमिशन, और इसको फेज उन्होंने बोला है क्या, ये जो नेट जीरो है, और CO2 जो इंडिया क्या करेगी, नेट जीरो कर देगी। मतलब ये ये जो कोल का है ना, और जितने भी जो फॉसिल फ्यूल का यूज होता है वो एकदम जीरो हो जाएगा। तो इंडिया ने बोला है कि ये नेट जीरो करेंगी कब तक, 2070 तक। तो अब बात करते हैं ये जो इंडिया और ये चाइना हो गया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, तो ये जो है ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है ग्लोबली, एंड एक्सपेक्टेड और ब्रेक आउट पॉइंट, और ये जो आउटपुट है वो रिकॉर्ड किया गया है 2023 में, क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट किया गया है कि इस बार बहुत ज्यादा खपत किया है इन लोगों ने, और ये प्रोड्यूस भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा और कंज्यूम भी कर रहे हैं। और ये जो तीनों कंट्रीज हैं वो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल प्रोडक्शन, और ये जो जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया और इंडोनेशिया, तो ये तीनों जो है वो 70%, अकेले 70% ये कोल का प्रोडक्शन करती है। पर फिर भी इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो है वो कंजम्पशन लेवल इतना हाई है कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी इनकी जो इनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद भी इनको जो है कम पड़ जाता है।
तो यही है इस आर्टिकल में। अब चलिए दूसरे आर्टिकल में चलते हैं। अब बात करते हैं ये जो द स्टॉर्मी रेड सी और ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया है ग्लोबल इवेंट में, तो उसको डिस्कस करते हैं। और ये एडिटोरियल आर्टिकल है और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, क्योंकि अभी जैसे कि हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ये निकल के आई है। और मिडिल ईस्ट जो है वो हमेशा ही न्यूज में बना रहता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसकी वजह से, क्योंकि वहां हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। और ये हमारी यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैपिंग में, तो मैपिंग में भी बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ जाता है कि, और जितने भी है जैसे स्वेज कनाल है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो ये जो, और ये पर्शियन गल्फ है, और ये कितने कंट्री को बाउंड करती है, या फिर कौन कौन सी कंट्री इसमें जुड़ी हुई है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। अभी जैसे कि ये जो बात चल रही है क्या, कि यहाँ पे जो रीजनल जो स्टेबिलिटी थी वो फिर से रिन्यू करने की बात की जा रही है, क्योंकि वहां पे जो यमन बेस्ड और ईरान का जो अलायंस था वो हौथी मिलिटिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो वॉर हुआ है गाजा के कारण और इनस्टेबिलिटी हुआ है, तो उससे ट्रेड में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो वहां बात चल रही है कि फिर से ये जो रीजनल स्टेबिलिटी बनाना चाहिए। और ये जो स्वेज कनाल है जो कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट को, और ये जो स्वेज कनाल जो खुद ही ये जो नियरली 50% ऑफ ऑल ग्लोबल ट्रेड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, और ये बहुत ज्यादा बिजिएस्ट रूट है। और अभी हम लोग मैप में इसको देखेंगे भी कि कहाँ कहाँ ये पड़ता है। और ये बिजिएस्ट रूट है कि ये अकेले 15% पूरे ग्लोबल का ट्रेड करता है। और ये जो हौतीज है उन्होंने एक वीडियो जो आर्म्ड मैन है जो हेलीकॉप्टर से राइड कर रहे हैं और कार्गो से, उसका वीडियो जारी किया है, और ये बोला है कि ये जो इजरायली है वो लिंक है इससे। और ये जो इसी से इसका रेड सी की भी बात निकल के आई और टुवर्ड्स इंडिया की वहां पे, और ये जो इजरायली मिलिट्री है वो ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया की तरफ जो रेड सी से होते हुए। तो ये सारा कुछ निकल के आया, लेकिन यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो रेड सी है और रेड सी जो का जो रूट है, तो वो इंडिया की तरफ कैसे मूव होता है। जैसे यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है और ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे जो है वो रेड सी से होते हुए फिर यहाँ से ऐसे ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए आएंगे। तो ये देखना है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो, ये जो है ना बाकी कंट्रीज के साथ ये जो बॉर्डर किससे किससे बनाती है, तो वो बॉर्डर बनाती है ईरान से, ये जो सऊदी अरेबिया से, बहरीन से, कुवैत से, इराक से, कतर से, और जो मेजर जियोपॉलिटिकल चौक पॉइंट है रेड सी से, वो उससे भी बनाती है। और ये इंक्रीज कर रहा है क्या, ये जो, और पहले तो जो स्वेज कनाल है उसी से ट्रेड होता था मोस्टली, लेकिन अब जो है ये जो रेड सी उसका अल्टरनेटिव का काम कर रहा है, और उसके साथ साथ ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो काम कर रहा है, क्योंकि स्वेज ऑफ कैनाल पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया और स्वेज कैनाल बहुत नैरो टाइप का है। तो इसीलिए जो रेड सी है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो उसका अल्टरनेटिव का काम कर रहा है। तो यही है। और फिर वहां का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और इसी में यूएस ने ये बोला है कि इसके जो पार्टनर्स है जो मल्टीनेशनल टास्क फोर्स का काम करती हैं, और जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है किसके किसके बीच में, तो ये जो बाबल मंदर स्ट्रेट है और यमन, डिजिबुटी, और जो होस्ट करता है मिलिट्री बेसिस को, और वहां पे मिलिट्री बेस रखा गया है ताकि कोई भी जब चहलकदमी हो तो यूएस की, और वहां पे मिलिट्री बेस किसका है, यूएस का। तो यूएस देखता है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो फिर यूएस अटैक करेगा, और वहां पे
यूएस का भी है, चाइना का भी है, और जापान, इटली एंड फ्रांस, ये सारे इन सारों का वहां पे जो मिलिट्री बेस जो होस्ट करता है डिजिबूटी में। और जो इरिट्रिया है उस और इरिट्रिया में भी, और ये जो डिजिबूटी है, यमन है, और ये जो इरिट्रिया है, ये कंट्री, जो अफ्रीका की कंट्री है ना, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं क्या कि, और वहां पे एक बात निकल के आई कि ये जो मिडिल ईस्ट में, और ये जो सऊदी और ईरान का जो है वो ब्रोकर का काम कर रहा है कौन? चाइना। और वो जो है ना, चाइना ही वहां पे आग लगाने का काम करता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट करवाने का काम करता है। और ये डाटा किससे निकल के आई है? ये जो अरब बैरोमीटर, एक जो क्वांटिटेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो मिडिल ईस्ट का, जो वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, तो उसी का। और ये जो बीजिंग है, जो बैलेंस करता है ऑन गोइंग गाजा क्राइसिस, और फाउंड ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आर among Arab on the back of the near complete support given to Israeli military campaign by US President Joe Biden। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो जो बाइडेन और जो यूएस है और चाइना है, ये चाइना तो किसको सपोर्ट कर रहा है? गाजा को। और गाजा मतलब कि ये जो हमास वाला एरिया है उसको। और ये जो यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को। तो इसीलिए इन दोनों का तो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट है, और इन दोनों ने, ये जो है कंट्री, जो इन दोनों का जो वर्सेस अभी चल रहा है, तो ये वाली कंट्री चुनी है ताकि और ज्यादा वहां पे जब भी वॉर हो तो ये लोग है ना बैक सपोर्ट में रह के और ज्यादा इस वॉर को बढ़ाएं। और इस वॉर से एक तो इन दोनों की हेजमनी भी क्रिएट होगी कि कौन ज्यादा सुपर पावर बनने की रेस में आगे है। दूसरा कि इन लोग को फायदा भी होता है, क्योंकि जब ये इजराइल इतना ज्यादा वॉर करेगी, या फिर हमास या गाजा इतना वॉर करेगा, तो जितने भी ये लोग जो है, ये मिलिट्री हो गए, मिसाइल हो गए, वेपन्स, तो वेपन्स इनसे खरीदेंगे, तो इनकी जो है इकोनॉमी में भी ग्रोथ आता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं क्या, जैसे यूएस हो गए या चाइना, ये जितनी भी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो चाहती है कि ये जो वॉर है बना रहे, ताकि यहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप होती है, तो इससे वो लोग का और ज्यादा है ना इकोनॉमी में इन्हांसमेंट होता है। अब चलिए देखते हैं कि आगे जो है वो रेड सी, जो रेड सी है ना, ये जो है ना ग्लोबल इम्पैक्ट का काम करता है। और ये जो एशियन इकोनॉमीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, और ड्रॉइंग इन दियर इंटरेस्ट एज वेल, तो ये सारी कंट्रीज वहां पे इंटरेस्ट अपना दिखा रही है। और ये जो पहले जो है ये इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था 2019 में। और वो ऐसा क्यों? जब वहां पे क्राइसिस हो गया था, तो जितने भी इंडिया के जो नेवीज थे और जो इंडिया के शिप थे, तो उनको निकालने के लिए और वापस बुलाने के लिए वहां पे ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। और ताकि वो लोग जो उनकी जो शिप है वो वापस आ जाए। और और वहां पे जो है ये जो तेहरान है, और ये जो तेहरान साउथ कोरिया का भी एक टेंशन अभी डेवलप हो रहा है। और किसके साथ? ईरान के साथ, क्योंकि वो लोग, ईरान की जो शिप है वो इनके रीजन में, जो साउथ कोरिया है और तेहरान के रीजन में, वो वहां पे ट्रेवल कर रही है इसके वजह से। अब देखते हैं ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो क्या करती है, वो एड्रेस करती है पायरेसी ऑफ कोस्टल ईस्टर्न अफ्रीका। ये जो ग्लोबल कम्युनिटी का काम ही है कि अगर मरीन में कोई भी अगर किसी दूसरे के रीजन में वो दाखिल हो रहा है या रिच कर रहा है, तो वो जो है इन्फॉर्म करे। जैसे कि और स्पेशली अराउंड द वाटर ऑफ सोमालिया। और इंडिया ने ज्वाइन किया था चाइना, जापान एंड ये जो साउथ कोरिया है, जो कोऑर्डिनेट करते हैं पेट्रोलिंग करने का, और कहाँ पे? गल्फ ऑफ एडन में। और ये जो न्यू दिल्ली है या फिर टोक्यो है,
और ये जो सियोल है, जो कैपिटल है साउथ कोरिया का, वो कंटिन्यू जो है वो कॉमन सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, टोक्यो का, दिल्ली का और सियोल का, वहाँ पे जो ऑयल एंड गैस का वहाँ पे उस रीजन में उन लोग का ट्रेड होता है। और उसी वजह से ये जो रेड सी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेक होल्डर का काम करता है वेस्ट एशियन सिक्योरिटी का, और ये जो स्ट्रैटेजिकली एंड काइनेटिकली। तो अब देखते हैं कि ये जो मेजर ट्रेंड है या फिर जो फैक्टर है वो जो देखा जा रहा है, नॉन स्टेट जो मिलिटेंट एक्टर हैं और जो स्ट्रेंथन करते हैं एजेंसी को, बोथ पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली। और ये भी देखा जा रहा है कि इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन्स तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजिक विक्ट्रीज है वो नहीं हो पा रहा है, ये जो जितने भी टेंशंस के कारण। अब ये जो रेड सी है in capitals such as New Delhi or do not enjoy the luxury of a space in security debates। और ये जो इंडिया है वो इनके साथ ट्रेड तो करना चाहती है, लेकिन वो ज्यादा इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्राइसिस होता है, तो ये इंडिया के लिए फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। इतना ज्यादा ये जो स्टेबिलिटी की कमी है और सिक्योरिटी जो ऑर्डर है तो उसमें भी कमी है, और उसी की वजह से उनको जो मोर प्रोग्रेसिव, निम्बल एंड जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है या फिर डेवलपमेंट ऑफ पावर वो अडेप्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो उनका जितने भी जो कंट्री है उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। और इसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। और इसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, बॉर्डर हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया। और ये जो स्ट्रेट हॉर्मूज को ये जो बॉर्डर करता है, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इराक, कतर, और ये जो है मेजर जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट की तरह काम करता है। और ये जो रेड सी है वो जो अल्टरनेटिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट हॉर्मूज है या फिर जो स्वेज कनाल है वो एक नैरो जोन है, और वहां पे ट्रेड के ज्यादा होने की वजह से वहां ब्लॉकेड भी आ जा रहा है। तो ये जो रेड सी है वो अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है। तो और थोड़ा अभी इसका मैप भी देख लेते हैं कि कैसे है इसका मैप और रूट क्या है इसका। तो ये जो मैप है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे बात हो रही है यहाँ पे जो रेड सी है उसकी, और यहाँ नीचे जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी है इधर, और यहाँ पे ये जो है सुएज कनाल वो यहाँ पे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो सुएज कनाल है जो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत नैरो है। तो इसीलिए अब ये जो रेड सी है और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो वहां पे अल्टरनेटिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, फिर ये सूडान हो गया, और ये इरिट्रिया हो गया, और ये यमन है, और ये जो ओमान है। और ओमान को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका मैप मैं डिस्कस करूंगी ओमान का, क्योंकि अभी ओमान के जो सुल्तान है वो अभी इंडिया आए हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और ओमान का ये जो वहाँ के जो सुल्तान आए हैं तो उनके बीच में अभी बहुत सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो हम लोग देखेंगे अच्छे से। और उसका जो है बहुत सारा जो आर्टिकल है जैसे मैंने डिस्कस किया है और बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पे भी वो क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है डिटेल में, कि ओमान और जो इंडिया का रिलेशन कैसे डेवलप हुआ, और जो है और क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और किन किन चीज़ों पे बात हुई है, और मोदी जी ने क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं, और हमें जो ओमान और इंडिया के रिलेशन से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये देख लिया हमने। अब इधर ये जो गल्फ है और यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है वो इधर पड़ता है, फिर इधर हो गया सऊदी अरेबिया, और
ये ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान है और इधर अपना भारत है और ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए अब दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। ये जो मोदी इनॉग्रेट्स सूरत डायमंड बोर्स इन गुजरात, सेज इट विल ऐड 1.5 लाख मोर जॉब्स। तो ये हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो सूरत जो डायमंड बोर्स बना है ना, वो जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और वो हम लोग देखेंगे कि कैसे। और ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संडे को ही इसको इनॉग्रेट किया, ये जो डायमंड बोर्स है उसको, और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, और ये क्या काम करता है, ये जो मॉडर्न सेंटर जो बनाया गया है इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए, कि इससे क्या होगा, जो डायमंड और ज्वेलरी का जो बिजनेस है ना वो और ज्यादा इन्हांस होगा। क्योंकि सूरत जो पहले से है ना, वो जो डायमंड और स्टेट बोला जाता है, या फिर जो वहां पे सूरत में क्या होता है कि जो डायमंड की जो कटिंग होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। और इसीलिए सूरत में जो है डायमंड का, ज्वेलरी का और जो सिल्वर का, गोल्ड का, वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। और ये जो है ना, ये जो फेज थ्रो जो पहले जो है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या उससे पहले जो वहां के कारीगर हैं और जो वहां जो काम करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जो क्राइसिस से जूझ रहे थे। और वो उसमें बहुत ज्यादा उनके इकोनॉमी में या फिर उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया था। तो जब G7 कंट्रीज का ये जो समिट हुआ, तब ये डिस्कशन हुआ और तभी ये जो रशिया में है ना, वो डायमंड्स का ये जो बिजनेस खुला था, तो वहीं से आइडिया मिला कि इंडिया में भी सूरत डायमंड बोर्ड्स है वो बनाना चाहिए। और फिर यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई और फिर ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 67 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मतलब ये जो है 75,000 स्क्वायर फीट में, और ये जो है 300 स्क्वायर फीट से लेकर के 75,000 स्क्वायर फीट में। और यहाँ पे क्या है, ये जो बिजनेस इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा और ये जो सूरत का या फिर ये जो मुंबई का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा इससे। और इसमें जो है जो पॉलिशिंग का काम होता है, जो डायमंड कटिंग का, और ये जो पॉलिशिंग का काम होता है, और उससे क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज अक्रॉस द सिटी, और इस सिटी में ही ये थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री लग सकती हैं। मतलब ये इतना बड़ा और विशाल बनाया गया है। और ये जो डायमंड का जो सिटी है, और इसमें जो है पहले से तो इसको डायमंड सिटी बोलते ही थे, लेकिन अब एक और डायमंड ऐड कर दिया गया है और वो है डायमंड बोर्ड्स। तो और ये जो डायमंड जो है सूरत का इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है कि पहले से ये जो डायमंड के इंडस्ट्री में 8 लाख जो पीपल हैं उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन ये जो सूरत जो डायमंड बोर्ड से बनाया गया है, तो उससे क्या होगा कि 1.5 लाख और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उन सबको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और फिर ये जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो और कॉन्ग्रेचुलेट किया है और ये बोला है कि ये हमारे ये न्यू इंडिया का एम्बलम दिखाता है कि ये हम कितना स्ट्रेंथफुल हो रहे हैं। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो एम्बलम ऑफ न्यू इंडिया एंड इट्स स्ट्रेंथ शोज कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करते वक्त उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टर्म तक, अभी जैसे उनका टर्म चल रहा है 2019 से लेकर के 2024 तक, तो अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है वो चलेगा। और ये जो नेक्स्ट टर्म आएगा तो 2024 से लेकर के और ये जो 2029 तक, तो उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट टर्म तक हम लोग, मतलब ये जो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी, जो है थर्ड लार्जेस्ट और इकोनॉमिक कंट्री, और हमारा जो है ये स्ट्रेंथ इतना ज्यादा डेवलप कर जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि अगर ये डायमंड जो बोर्ड्स है वो किन किन चीजों में हेल्प करेगा, एक तो ट्रेड में हेल्प करेगा, जो डायमंड के कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है उसमें, और दूसरा कि इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसके अंदर जो 27 जो रिटेल ज्वेलरी आउटलेट है वो भी बनेंगे, तो उससे जो है वो चेन डेवलप हो जाएगा डायमंड ज्वेलरी में।
और ये जो डायमंड की जो ज्वेलरी है उसमें और ज्यादा इन्हांसमेंट होगा। और इससे क्या होगा कि पहले जो और अभी जो इतना ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना और उससे पहले भी जो 30 आर्टिसंस है, जो कारीगर थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। और इसीलिए उन्होंने ये बनाया है। और इससे जो सूरत के लोगों को तो फायदा होगा ही, बाकी जो स्टेट के लोग हैं वहां जाके काम करेंगे तो उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये जो देखते हैं कि एक और चीज ऐड हुई है सूरत में, तो उसी दिन सेम दिन पे ये जो न्यू टर्मिनल ऑफ एयरपोर्ट वो भी बना है, जिसकी खासियत ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है जो बिल्ड करेगा सूरत एयरपोर्ट में, जो बिल्ड हुआ है, और ये जो इंटरनेशनल स्टेटस को शो करता है। और इसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि ये जो है 35 लाख पैसेंजर जो एनुअली ट्रेवल कर सकते हैं, और ये जो 1800 जो पैसेंजर हैं वो 1 आवर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा बनाया गया है। और ये भी बोला गया है कि ये हैंडल करेगा 55 जो लाख है पैसेंजर वो एनुअली, एंड 3000 जो पैसेंजर है ड्यूरिंग अ आवर। तो पहले तो इतनी कैपेसिटी थी, अब इसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया है कि पहले 35 लाख था जब पहले वाला टर्मिनल था, अब ये जो नया टर्मिनल बना है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 55 लाख की है, और 3000 जो पैसेंजर हैं वो 1 आवर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब चलिए, जब इतना सूरत का बात हो ही रहा है तो हम लोग उसका मैप भी देख लेते हैं। तो ये रहा सूरत। तो यहाँ पे है ये सूरत, और ये गुजरात है। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये सौराष्ट्र रीजन है। और ये जो और यहाँ से लेकर के जो हम, और ये गल्फ ऑफ खंबत है। और हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न घाट का ओरिजिनेशन यहाँ यहीं से होता है, यहाँ से है ना वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है। और ये जो है, और इसको जो है वो काठियावाड़ बोलते हैं। और देखते हैं, और ये जो सूरत है, वो सूरत है ना वो बीच में पड़ता है किसके, ये जो तापी रिवर है, और यहाँ से जो है ना वो नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो ये जो सूरत जो है वो इन दोनों के बीच में पड़ता है। जैसे कि ये सूरत हुआ, और यहाँ से ना नर्मदा रिवर पास करती है, और इधर से ताप्ती रिवर पास करती है। तो इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पे इतना फर्टाइल जगह भी है, और ये इंडस्ट्री भी इतना डेवलप कर रही है। अब ये जो है, और यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, और ये हमने देख ही लिया। और ये अरेबियन सी, और ये गल्फ ऑफ कच्छ। तो जैसे जैसे जो भी कंट्रीज या स्टेट न्यूज में आएंगी तो हम लोग उसका साथ के साथ इसका मैप भी हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। और मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया हुआ है, और वो लिंक जो है मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। अब चलते हैं, ये जो पुतिन सेज, ये जो प्रॉब्लम हुआ स्टार्ट हुआ है फिनलैंड का आफ्टर इट ज्वाइंट नाटो। तो अभी देखते हैं रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट जो कंट्री है फिनलैंड, उसने जो है वो नाटो में जो ऐड हो गया है। तो वहां पे जो व्लादिमीर पुतिन है वो ऐसा कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है जो नेबरिंग कंट्री है फिनलैंड के साथ, वो इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि उसने वो मॉस्को का सपोर्ट छोड़ करके नाटो के साथ अलाई कर लिया इसने। और हम लोग अभी नाटो के बारे में डिटेल में देखेंगे। और ये जो फिनलैंड का है जो शेयर करता है 1340 किलोमीटर बॉर्डर विथ रशिया, और इसने जो ज्वाइन कर लिया है तो इसीलिए इसको इतनी दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो फिनलैंड है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, और यूक्रेन को सपोर्ट करना मतलब कि रशिया के अगेंस्ट जाना। तो इसलिए भी फिनलैंड अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
तो अभी देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नाटो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वो हम लोग देखते हैं एक बार डिटेल में कि ये नाटो क्या है। तो ये जो नाटो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बनाया कब गया था और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि ये जो मिलिट्री का अलायंस हो सके और इसको इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की जो कमिटी बैठी थी और ये जो ट्रीटी हुआ था तो उसी के द्वारा नाटो बनाया गया था। और इसको क्या है वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। और ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था और अप्रैल 1949 में। और इसके जो मेंबर कौन है और इसने इनिशिएट कौन किया था? ये इनिशिएट किया गया था यूएस के द्वारा, कनाडा के द्वारा और जो सेवरल कंट्रीज थी यूरोपियन नेशन की उनके द्वारा। और ये प्रोवाइड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। क्योंकि सोवियत यूनियन से अगर वॉर होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कंट्री अपने आप को सेफ फील करती है नाटो में ऐड होकर के। क्योंकि नाटो की जितनी भी जो मेंबर्स है वो सब मिलके हेल्प करता है कि उसकी जितने भी मेंबर कंट्री है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और अभी करेंटली जो है उसमें 30 मेंबर्स है। और ये जो ओरिजिनल मेंबर कौन कौन से थे जब नाटो बना था तब? ये जो बेल्जियम थी, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, फिर इटली था, लग्जमबर्ग था, फिर नीदरलैंड था, नॉर्वे था, पोर्तुगल था, यूके था, यूएस था। और अभी जो रिसेंटली फिनलैंड एंड स्वीडन शोन द इंटरेस्ट टू ज्वाइन नाटो। तो अभी जो फिनलैंड है वो ज्वाइन कर चुका है नाटो के साथ। और अब देखते हैं कि ये जो नाटो बना था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ये जो ऑब्जेक्टिव था ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले कि ये जो प्रमोट करता था ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और ये इनेबल करता था जितने भी मेंबर्स हैं वो कंसल्ट करे, कोऑपरेट करे डिफेंस में और ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें। तो ये हो गया पॉलिटिकल जो उनकी ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं कि ये जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव देखते हैं ये कमिट करता है और कि पीसफुल रेजोल्यूशन कैसे हो। और ये जो डिस्प्यूट्स अगर चलता है तो उससे हम लोग पीसफुल रेजोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर अगर पीसफुल रिजल्ट नहीं निकला तो पीसफुल रिजल्ट नहीं निकलने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये डिप्लोमेटिक एफर्ट लगाते हैं। और अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट ये जो फेल हो गया तब क्या करते हैं ये लोग? ये जो मिलिट्री पावर है उसका यूज करते हैं टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो उसको हैंडल करने के लिए अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है नाटो का। तो ये जो नाटो क्या है ये इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड का काम करता है। तो इसीलिए ये जो है ना मस्ट रेस्पेक्ट द बेसिक वैल्यूज दैट अंडरपिन द अलायंस नेमली डेमोक्रेसी। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना उनकी जो है वो कैसे उनके रेस्पेक्ट और उनकी वैल्यू जो है ना वो बरकरार रहे तो उसी का काम करती है। और देखा जाता है कि उनकी जो किसी भी कंट्री जो भी नाटो से जुड़ी हुई है तो उनकी जो डेमोक्रेसी है या फिर जो उनका इंडिविजुअल लिबर्टी है या फिर जो रूल ऑफ लॉ है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको सेव करने का काम नाटो करता है। अब ये नाटो का फंडिंग कौन करता है, कौन इसका खर्चा उठाता है? तो इसके जितने भी मेंबर हैं वो इसका खर्चा उठाते हैं। और ये ओरिजिनेट कब हुआ, मतलब नाटो आया कैसे? तो नाटो जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक 1948 में मार्शल प्लान आया। तो मार्शल प्लान में ही डिस्कस किया गया था कि नाटो जैसा कुछ बनाना चाहिए ताकि हम सारी कंट्री मिलके एकजुट हो जाए जो अभी जो हमारी अगेंस्ट वाली जो है कंट्री या एनिमी कंट्री है तो फिर जो हमारा स्ट्रेंथ देख करके वो घबरा जाएगी और हमसे टक्कर लेने का कोशिश नहीं करेगी। तो इसीलिए नाटो का मार्शल प्लान के तहत ये ओरिजिनेशन हुआ था। तो हमने जितने नाटो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन में आ सकता था वो सब डिस्कस कर लिया है। और मोस्टली हमने जो है जो भी डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था इसके रिलेटेड वो सब डिस्कस कर लिया है। और अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत सारे मैसेजेस जो PSIR स्टार्ट करने के लिए आया था और एथिक्स स्टार्ट करने के लिए आया था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज आपको PSIR और एथिक्स का भी लेक्चर मिल जाएगा। तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिए, देखिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है और तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैंने नया इनिशिएटिव लिया है कि मैं सारा कुछ जो जितने भी आर्टिकल्स है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट साइडलाइन में लिख के या फिर नोट्स बना के आपसे डिस्कस करूं, तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे बताइएगा और सजेस्ट कीजिएगा कि क्या अच्छा होना चाहिए और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।